नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के इतिहास की जो पहली पुस्तक है, भाग 1 है, उस भाग 1 का पाठ 2 चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब से पहले हम जो पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मन की और अस्थियां, उसकी वीडियो के जो विभिन्न भाग हैं, जो उसके कई पार्ट हैं, वो अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो आधारित है इस पुस्तक के चैप्टर 2 पर, अध्याय 2 पर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और ये अध्याय मौर्य साम्राज्य पर आधारित है। जैसे कि पहला अध्याय हमारा ईंटें, मन के और अस्थियां वाला अध्याय हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पर आधारित था, वैसे ही ये अध्याय चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर मौर्य साम्राज्य पर आधारित है, मौर्य वंश पर आधारित है। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं पहले ही, और जैसा कि हमने पहले चैप्टर में अपनी शुरुआत की थी, वैसे ही आज फिर हम अपनी समय रेखा की बात करें, टाइमलाइन की बात करें। तो यहाँ हम बात कर रहे थे ईस्वी और ईस्वी पूर्व की। उसमें हमने बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही। हमने ये पढ़ा पहले चैप्टर में, ईंटें, मन के और अस्थियां वाले चैप्टर में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, उसे हम पढ़ेंगे 600 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक के बारे में हम आज के इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि आगे आने वाले इस पहली पुस्तक जो हमारी इतिहास की है, कक्षा 12वीं की, उस पुस्तक में 4 अध्याय हैं। इन 4 अध्यायों में से पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर केवल वो 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक के बारे में है। इसके बाद क्या हुआ, भारत के, क्योंकि हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यहाँ हम इतिहास के कुछ और संक्षिप्त विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में, जिनके बारे में विस्तृत तौर पर आपको उच्च स्तर पर, आपको विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज लेवल पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ हमने पहले चैप्टर में पढ़ा 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। और आने वाले जो 3 अध्याय हैं इस पुस्तक में, यानी कि चैप्टर 2, 3 और 4, अध्याय 2, 3 और 4, ये तीनों ही अध्याय, यानी कि 2, 3 और 4, चौथा अध्याय, हम इन तीनों अध्यायों में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद तक के बारे में, कुल इन 1200 सालों के बारे में। ये 1200 साल हो गए, 1200 वर्ष हो गए, और इन वर्षों के बारे में हम अध्याय 2, 3 और 4 में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इन अध्यायों में हम जो पढ़ेंगे वो अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में, इस काल में। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि इस काल में, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हमारे देश में साम्राज्यों का, बड़े बड़े नगरों का, शहरों का क्या वजूद था, क्या अस्तित्व था, उनकी व्यवस्थाएं, उनके प्रबंध किस तरह के थे, यह हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 में जो हम पढ़ेंगे, वहां हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग वाले चैप्टर का जो मूल आधार है वो महाभारत है। और महाभारत के माध्यम से हम समाज में प्रचलित लोगों की लोक परंपराएं, लोगों के रीति रिवाज, लोगों के किस प्रकार के संबंध हुआ करते थे, विवाह के प्रकार क्या थे, उन सब के बारे में, यानी कि आम जनजीवन के बारे में हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे विचार, विश्वास और इमारतें। यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, इन्हीं 1200 वर्षों में लोगों के विचार, लोगों की धार्मिक परंपराएं, लोगों के धार्मिक जो विश्वास किस प्रकार परिवर्तित हुए, या किस प्रकार के उनके धार्मिक विश्वास थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, पहली बुक के। तो पहली बुक के जो है आपके पहली बुक में 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक के बारे में, और अध्याय 2, 3, 4 है आपके 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में।
तो यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे कक्षा 12वीं के इतिहास की जो पहली पुस्तक है भाग 1 है, जिसमें 4 ही अध्याय हैं, उन चारों अध्यायों में हम ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम ये समझते चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने बात कर ली चारों अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी, और अब हम इस अध्याय को, हमारे चैप्टर 2 को पढ़ें कि चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि हम इस अध्याय में और आगे आने वाले 2 और अध्यायों में, यानी कि अध्याय 2, 3 और 4 में एक ही समय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में। ईसा मसीह की जन्म से 600 साल पहले से लेकर 600 वर्षों बाद तक का जो इतिहास है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, सबसे पहली चीज जो समझी जाती है वो ये कि इस काल को, यानी 600 ईस्वी पूर्व के काल को हम भारतीय इतिहास में आरंभिक काल भी कहते हैं, आरंभिक समाज भी कहते हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि देखिए अब जैसे कि हमने बात की थी कि भारत में समाजों के, सभ्यताओं के, नगरों के बसने का अस्तित्व कहाँ मिलता है? सबसे प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए जहां हम पहले बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही? 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1900 ईस्वी पूर्व तक। 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। 1900 ईस्वी पूर्व का जो के बाद का जो समय है वो काल खंडित है। काल खंडित मतलब कि उस समय क्या हुआ होगा? हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद समाजों ने, नगरों ने, शहरों ने पुनर्स्थापित होना शुरू किया होगा, दोबारा बसना शुरू किया होगा। और इस समय के बारे में हमारी कक्षा 12वीं के इतिहास में कोई भी मुख्य चर्चा नहीं की गई है। और हमारे इतिहास का दूसरा अध्याय, इतिहास की पुस्तक का कक्षा 12वीं का, वो शुरू होता है 600 ईस्वी पूर्व के साथ ही। तो 600 ईस्वी पूर्व का काल, जिसे हमने आरंभिक समाज कहा, जिसे हमने आरंभिक काल कहा, तो इसे आरंभिक काल या आरंभिक समाज क्यों कह रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता को क्यों नहीं कहा? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का 1900 ईस्वी पूर्व में पतन होने के बाद क्या हुआ कि इसके बाद समय जो है खंडित हुआ, समाज जो था वो उसका पतन हुआ, और एक कह सकते हैं कि जो गैप आया बीच में भारतीय सभ्यताओं में, उस गैप के बाद यानी कि 600 ईस्वी पूर्व में जो समाज बसा, 600 ईस्वी पूर्व में जो नगर, जो शहर अस्तित्व में आए, उनका समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया, उनका समय के साथ साथ उनका रूप परिवर्तन होता गया। लेकिन इसके बाद यानी कि 600 ईस्वी पूर्व के बाद कभी भी समय खंडित नहीं हुआ आज तक। इसीलिए हम 600 ईस्वी पूर्व के काल को आरंभिक समाज या आरंभिक काल कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बनता है वो ये कि 600 ईस्वी पूर्व के काल को, 600 ईस्वी पूर्व के काल को हम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। ईस्वी पूर्व के काल को हम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। और ऐसा कहे जाने के कारण क्या है, या फिर किन कारणों से 600 ईस्वी पूर्व के काल को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है? तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं किन किन कारणों से 600 ईस्वी पूर्व के काल को, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को, या फिर आरंभिक काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। उसमें हम कारणों की अगर बात करें, पहला कारण नए नगरों और शहरों का विकास। शहरों का विकास। आप लिखेंगे अपने उत्तर में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत में नए नगरों और शहरों का विकास हुआ, इसलिए इस काल को हम महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। देखिए एक तो और जो नगर थे और शहर थे वो हड़प्पा काल में थे, लेकिन दोबारा यानी कि फिर से एक बार नए नगरों और शहरों का जो विकास हुआ वो हुआ 600 ईस्वी पूर्व के काल में, इसीलिए हम इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। पहला कारण हमारे पास होगा। दूसरा कारण है इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहे जाने के, लोहे का समाज में बढ़ता प्रयोग। तो देखिए 600 ईस्वी पूर्व के काल में हमारे समाज में लोहा धातु है,
उस धातु का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था, लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इसलिए हम 600 ईस्वी पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। देखिए, जो हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। हड़प्पा काल को हम कांस्य युग या कांस्य काल भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। लोहे का जो इस्तेमाल था वो हड़प्पा युग में नहीं था। इसीलिए 600 ईस्वी पूर्व के काल को हम महत्वपूर्ण कार्यकाल कह रहे हैं कि इस काल में भारतीय समाज में लोहे का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया था। लोग लोहे से परिचित हुए थे। और तीसरा कारण जिसकी वजह से हम 600 ईस्वी पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं, वो कारण है सिक्कों का प्रचलन। सिक्कों का प्रचलन। तो देखिए, 600 ईस्वी पूर्व के काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहे जाने के पीछे एक अन्य कारण यह है कि इसी काल में भारतीय समाज में सिक्कों का चलना, आजकल जो हम सिक्के देखते हैं, इस तरह के सिक्कों का चलना प्रारंभ हुआ था 600 ईस्वी पूर्व काल में। इसीलिए हम इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 600 ईस्वी पूर्व के काल को या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को या फिर आरंभिक समाज आरंभिक काल के प्रारंभ को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल किन कारणों से कहा जाता है? तो 3 कारण यहाँ है कि भाई इस समय पर नए नगरों और शहरों का विकास हुआ, इसीलिए इसे परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। समाज में जो है लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, इसीलिए इस काल को हम महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। और समाज में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, सिक्के चलने प्रारंभ हुए, शुरू हुए, इसीलिए हम इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहते हैं। तो इसके बाद आपको एक बात और जान लेनी जरूरी है, और जो हमारी एनसीईआरटी पुस्तक का पहला टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप और पियदस्सी, देखिए टॉपिक है हमारा, छोटा सा ही टॉपिक है और इसको समझते चलें। तो यहाँ जो प्रिंसेप है उनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे और उन्होंने क्या किया? तो देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में सबसे प्राचीनतम यानी कि मौर्य काल की या फिर कहें कि मौर्य वंश के काल के अभिलेखों की जो प्रमुख भाषा थी ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा, 1830 में इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा। जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा, जो कि मौर्यकालीन अभिलेखों की, मौर्यकालीन जो जितने भी दस्तावेज प्राप्त हुए, पांडुलिपियां प्राप्त हुई, उन पांडुलिपियों, उन अभिलेखों की सबसे प्रमुख भाषा ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा, इन दोनों भाषाओं का अर्थ ढूंढ निकाला जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में। और जेम्स प्रिंसेप द्वारा किए गए इस काम को भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि इसके साथ ही, इस खोज के साथ ही, इस अर्थ ढूंढ लिए जाने के साथ ही भारत के इतिहास की खोज को नए आयाम प्राप्त हुए, नए मार्ग प्राप्त हुए, इसीलिए इसे एक विशेष तौर पर लिया जाता है। तो किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, जो कि मौर्य काल की, जो कि प्रारंभिक समाज की सबसे प्रमुख भाषा थी, उन भाषाओं का अर्थ ढूंढ निकाला। और इन्होंने यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने यह अनुमान लगाया कि मौर्यकालीन अभिलेखों में, बहुत सारे अभिलेखों में, बहुत सारे दस्तावेजों में कई जगह पर अशोक का नाम अशोक भी लिखा था, परंतु कई जगहों पर अशोक का नाम पियदस्सी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा, बहुत ही मनोहर मुखाकृति वाला राजा होना के रूप में भी इसको लिखा गया था। इसका पियदस्सी का मतलब भी है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो कई जगह पर अशोक की कई पदवियों का, उपाधियों का उल्लेख किया था, जिनका विवरण हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिलता है, जिनका अर्थ ढूंढ निकाला जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में। ध्यान ये भी रहे आपको कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा थी, उसे आज तक भी पढ़ा नहीं गया है, और उसके बाद की जो लिपियां हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, इनका अर्थ ढूंढा जाना भारतीय इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है।
तो देखिए इसको समझ लेने के बाद हम चलें अपने अध्याय में, अपने चैप्टर में आगे और आगे की चीजें समझेंगे। तो देखिए अभी तक हमने बात कर ली कि जो मौर्य काल है यानी कि हमारी प्रारंभिक सदी है, हमारा आरंभिक काल है, इस काल में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में भी बात कर ली। अभी यहाँ हम महत्वपूर्ण तौर पर बात करने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। महाजनपद या आप इन्हें जनपद कह लें। महाजनपद या जनपदों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कई बार एक नंबर के प्रश्न में जो है परिभाषा पूछी जाती है कि महाजनपद क्या थे या फिर जनपद किन्हें कहा जाता है। तो पहले तो आप इनकी परिभाषा समझें, पहले समझ लें कि महाजनपद या जनपद किन्हें कहा गया। बड़ी सरल शब्दों में महाजनपद या जनपद ऐसे भूखंड को, ऐसे भूभाग को कहा गया जिस पर कोई जन या कह लें जन, परिवार, वंश, कुल, कोई जो पूरा वंश था वो जिस भूखंड पर, जिस भूभाग पर शासन करता था उस भूभाग को महाजनपद कहा जाता था। हम आरंभिक काल की बात कर रहे हैं, हम आरंभिक भारत की बात कर रहे हैं। उस समय महाजनपद उस भूभाग को, उस भूखंड को, उस भूक्षेत्र को कहा जाता था जिस पर कोई वंश, कोई कुल, कोई जनजाति अपना नियंत्रण रखती थी या अपना अधिकार रखती थी। उस विशेष भूभाग को, इस विशेष भूखंड को महाजनपद या जनपद के रूप में परिभाषित किया जाता था, उसे महाजनपद कहा जाता था। इसका जो उल्लेख है, हमें बहुत सारे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, जो अभिलेख हैं, इसमें इस शब्द का वर्णन हमें मिलता है। यही हम बात कर ले महाजनपदों की जो बात कर रहे हैं। तो देखिए उस समय, जबकि हम बात कर रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व के काल की, उस समय भारत में आज की तरह राज्य नहीं थे। जैसे कि आज हम देख लें कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह की भू आकृतियां, इस तरह के भूखंड भारत में बटे हुए नहीं थे। लेकिन उस समय हम विशेष भूभागों को महाजनपद कहते थे और इस तरह के महाजनपदों की भारत में संख्या 16 थी। यानी कि उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। और जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में बात की, महाजनपद उसे कहा जाता था, उस भूभाग को कहा जाता था कि जहां पर कोई भी विशेष जनजाति, कोई वंश, कोई कुल अपना नियंत्रण रखता था या अपना अधिकार रखता था, उसे हम महाजनपद कहते थे। इसका मतलब कि हम बात कर सकते हैं 16वीं, जो 600 ईस्वी पूर्व है, 600 ईस्वी पूर्व के काल में हमारे देश में 16 महाजनपद होने का अभिप्राय मत ये था कि 16 महाजनपद मतलब होने का मतलब ये था कि हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में 16 राजवंशों, 16 कुलों, जनजातियों या वर्गों का अधिकार था, नियंत्रण था। तो हमारे देश में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 जनपद होने का उल्लेख मिलता है। परंतु इन 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनका उल्लेख हमें कई बार, कई पौराणिक ग्रंथों में, कई साक्ष्यों में, कई अभिलेखों में मिलता है। वो कौन कौन से महाजनपद हैं उनकी हम बात कर ले। 16 में से कुछ विशेष, कुछ खास, जैसे आज की हम बात कर लें, आज हमारे पास 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। परंतु आमतौर पर कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका नाम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होता है और जो कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनका शायद आज के बच्चों ने कभी कभार नाम सुना हो। तो यहाँ हम बात करें 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद खास थे। कौन कौन से थे? मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, वत्स, वज्जी, अवंती, गांधार। तो देखिए हम बात कर रहे हैं आपकी आरंभिक समाज में, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व के काल में हमारे देश में 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 भूभाग थे जहां कोई कुल, वंश या जनजाति अपना अधिकार, अपना नियंत्रण रखती थी, उसे हम महाजनपद कहते थे। इन महाजनपदों में से कुछ महाजनपद कौन कौन से? मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, वत्स, वज्जी, अवंती और गांधार। कुछ महाजनपद ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित थे, जो कि बहुत ज्यादा जाने माने थे। अब कई बार प्रश्न ऐसा पूछा था कि कैसे इतिहासकारों को पता लगा कि कुछ महाजनपद विशेष थे, कुछ महाजनपद खास थे। तो देखिए उस समय के यानी समकालीन जो साक्ष्य हैं, जो पांडुलिपियां हैं, जो अभिलेख हैं, उनमें बार बार इन महाजनपदों के नाम का उल्लेख है। इसीलिए इतिहासकार इस बात का अनुमान लगाते हैं कि 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद खास थे, कुछ विशेष थे।
अब इन सब में हमने बात कर ली कि महाजनपद हमारे देश में थे। महाजनपदों कितने थे? 16 थे। 16 में से कुछ महाजनपद विशेष, कुछ महाजनपद खास थे, परंतु 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो सर्वाधिक शक्तिशाली था, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, वो था मगध महाजनपद। मगध की अब हम विस्तृत तौर पर बात कर रहे हैं कि 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो वो इन 16 में से एक महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो यहाँ पर हम विस्तृत तौर पर मगध की बात करने वाले हैं कि मगध क्या था और मगध की किस प्रकार पूरे भारत में एक सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो पहले हमने बात कर ली कि 16 में सबसे विशेष, सबसे खास महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके बारे में यहाँ आप देख लें कि मगध को आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। उस समय का मगध और आज का वर्तमान का बिहार को मगध के नाम से जाना जाता है। एक और बात, मगध की उस समय की राजधानी पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। और आज बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पाटलिपुत्र ही पटना है और मगध ही आज का बिहार है। इसके अलावा कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगीर, या इसे आप राजगृह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मगध की प्राचीन राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या थी? राजगीर थी। मगध की राजधानी क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। और मगध को आज आप बिहार के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र को आज आप पटना के नाम से जानते हैं। तो ये मगध यानी कि आप देख ले कि आज जो हमारे वर्तमान का बिहार है वो प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब यहाँ हमने एक बात कही कि भाई महाजनपद 16 महाजनपदों में से सबसे विशेष था, सबसे खास था, सबसे शक्तिशाली था। तो ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या वजह थी कि मगध 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? क्या कारण थे कि मगध सबसे ज्यादा विशेष महाजनपद था? तो ये विस्तृत एक प्रश्न पूछा जाता है कि मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले हम कारणों की बात कर रहे हैं कि मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। इसका पहला कारण था उपजाऊ भूमि। मगध के शक्तिशाली होने का, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था वहां की उपजाऊ भूमि। मगध की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जिस कारण से मगध की उपज क्षमता, जो कृषि उपज क्षमता थी, वो बहुत अधिक थी। इस कारण मगध सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक विशेष महाजनपद के रूप में उभरा। ये सबसे विशेष एक महाजनपद था। तो उपजाऊ भूमि के कारण मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है। दूसरा कारण लोहे की खदानें। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की कि 600 ईस्वी पूर्व के काल में आरंभिक समाज में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लोग लोहे का उपयोग करने लगे थे और मगध में लोहे की खदानें बहुत पर्याप्त मात्रा में थी। इसीलिए लोहे के द्वारा औजार बनाना, लोहे के द्वारा हथियार बनाना बहुत ही आसान था। इसलिए मगध को सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसे एक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता है। पहला कारण उपजाऊ भूमि, दूसरा लोहे की खदानें, तीसरा नदियों द्वारा यातायात। तो देखिए, उस समय की हम बात कर रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व के काल की, और उस समय आज की तरह यातायात के लिए बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे साधन नहीं थे। आज की तरह स्थल मार्ग और आज की तरह जो हम देखें वायु मार्ग के माध्यम से यातायात नहीं होता था। उस समय यातायात का सबसे पर्याप्त, सबसे सुलभ, सबसे आसान जो तरीका था वो था नदियों द्वारा, यानी कि जल द्वारा यातायात करना। तो इस
इसमें मगध में बहुत सारी नदियां थी और नदियों द्वारा यातायात कर पाना, व्यापारिक वस्तुओं और लोगों का यातायात कर पाना बहुत ही आसान था, पर्याप्त था। इसीलिए मगध नदियों के द्वारा यातायात किए जाने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक विशेष था। तीसरी हम बात करें कि पहली हुई हमारी उपजाऊ भूमि, तीसरा लोहे की खदानें, दूसरा लोहे की खदानें, तीसरा नदियों द्वारा यातायात। चौथे कारण की हम बात करें कि मगध महाजनपद को महत्वपूर्ण और शक्तिशाली क्यों मानते हैं, तो यहाँ पर एक, तो अभी हमारा जो अगला कारण है मगध महाजनपद के शक्तिशाली और सबसे विशेष होने का, वो है जंगलों की उपलब्धता। जंगलों की उपलब्धता। जंगलों की उपलब्धता, तो देखिए मगध महाजनपद में पर्याप्त मात्रा में जंगल थे, जंगलों की मात्रा अत्यधिक थी और इन जंगलों के माध्यम से सेना के लिए हाथी पकड़ना और साथ ही जंगलों से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्ति भी जंगलों से हुआ करती थी और जंगलों की पर्याप्त मात्रा होने के कारण ही मगध एक शक्तिशाली और विशेष महाजनपद था। अगला जो कारण है मगध के शक्तिशाली होने का, विशेष होने का, वो है योग्य शासक। योग्य शासक, तो मगध में योग्य शासकों ने मौर्य, इसमें आप देखें कि अगर हम मगध की बात करें तो मगध पर मौर्य वंश ने और मौर्य वंश के जो प्रतापी और बहुत ज्यादा यशस्वी राजा रहे, जिनमें हम बात कर सकते हैं किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, बिंदुसार की, इन सभी शासकों ने यानी कि योग्य और काबिल शासकों ने मगध पर शासन किया, मगध पर उनका नियंत्रण था। इसीलिए हम मगध को शक्तिशाली और विशेष महाजनपद के रूप में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक बड़े प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि मगध को 16 महाजनपदों में से सबसे खास, सबसे विशेष क्यों माना जाता है। यहीं पर एक दो बातें और जो रह जाती हैं वो आपको बात करते कि यहाँ महाजनपदों की हम बात कर रहे थे और महाजनपदों पर हमने बात की 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी आरंभिक काल में नियंत्रण हुआ करता था किसी कुल का, किसी वंश का, किसी भी जनजाति का। यहाँ आपको एक दो शब्द और जान लेने हैं, गण और संघ। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि गण क्या था या संघ क्या थे, तो ध्यान रखिए आरंभिक काल के जो राजवंश हैं, आरंभिक काल के जो शासन वर्ग के लोग हैं, उन्हें हम गण या संघ के रूप में परिभाषित करते हैं। गण या संघ लोगों के ऐसे समूह को कहा जाता है जो सामूहिक तौर पर किसी भी क्षेत्र विशेष पर नियंत्रण रखते हैं, वहां की सभी शासकीय गतिविधियों को जो है उन पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए हम यहाँ गण और संघ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ गण और संघ की बात करते समय हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि 11वीं कक्षा में जो आपने पढ़ा था रोमन साम्राज्य के बारे में और वहां के सेनेट वर्ग के बारे में, तो उनकी तरह ही ये है, बस नाम ये इसका अलग है। तो यहाँ हमने बात कर रही महाजनपदों के बारे में और दूसरा महाजनपद कितने थे, महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से खास कौन कौन से जनपद थे और साथ ही मगध को 16 महाजनपदों में से सबसे विशेष, सबसे खास किन कारणों से माना जाता है, ये सभी हमने बात आज के इस भाग में कर ली। इसके बाद हम आगे का जो कंटेंट है, आगे जो चीजें हैं वो अगले भाग में जो है उन पर चर्चा करेंगे। आज के इस भाग में इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। साथ ही साथ मैं हमेशा आपको सुझाव देता हूं कि आप ये वीडियो देखते समय अपने खुद के नोट्स जरूर बनाएं, जिससे कि आपको इन अध्यायों को, इन चैप्टरों को समझने में और याद रख पाने में बहुत आसानी होगी। साथ ही अगर आपने अभी इस पुस्तक से, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री की जो बुक है उसका पहला चैप्टर नहीं देखा है, तो उस चैप्टर को जरूर देखें, क्योंकि आपके इन अध्यायों में हर अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो आप अगर क्रम में सीखेंगे, अगर आप क्रम में पढ़ेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि इन वीडियोस का लाभ आपके साथियों को भी हो। जय हिंद, नमस्कार।